थर्ड एप्लीकेशन है टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो अब यही जो सेकंड वाला केस है कि इसमें मान लीजिए आप ये भूल गए कि रिलेशन क्या था, अब आपने करेक्टनेस चेक की तो दोनों साइड की जो डायमेंशंस थी वो अनइक्वल आ रही थी, इसका मतलब आपका फार्मूला गलत है। अब आपको याद कुछ नहीं है, बस इतना पता है कि जो एनर्जी है उसके फॉर्मूले में मास और सी आ रहा था, अब कौन कहाँ आ रहा था ये कुछ नहीं पता है। तो ये वाला तरीका आपकी हेल्प करेगा टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी के रिलेशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ रही हैं, फिर आप इसका प्रोसेस यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में अपने आप से आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो ये जो है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फिज़िक्स मैथ्स, उनके लिए डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं आपको पढ़ना है ये टॉपिक इसीलिए आप देख रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी जगह इसका यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए पहला वाला जो एप्लीकेशन है वही स्टडी करते हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है टू कन्वर्ट, उसको लिखा है मैंने टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। तो सबसे पहले एक एक एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। मेजरिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है, क्यू, मतलब कोई भी जो क्वांटिटी है, एनी क्वांटिटी क्यू इज़ इक्वल टू एन यू, एन मीन्स नंबर एंड यू मीन्स यूनिट। तो अगर एक ही यूनिट में दे रखा है तो सिंपली आप एन यू लिख देंगे, और अगर दो अलग अलग यूनिट्स में वैल्यू बताई हैं तो ऑब्वियसली दोनों में नंबर भी अलग होंगे, यूनिट भी अलग होगी। तो आपको ये पता है कि भले ही नंबर और यूनिट दोनों में अलग अलग हो, लेकिन जो कंपैरिजन है जब दोनों का लिखेंगे तो दैट विल बी n1 u1 इज़ इक्वल टू n2 u2। मीन्स कि जैसे आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर और दूसरे में है 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये आपस में तो हमेशा इक्वल होंगे ना, तो ये यूज़ करते हैं n1 u1 इज़ इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ लिखा है q इज़ इक्वल टू n1 u1 इज़ इक्वल टू n2 u2। मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। u1, अब u1 की जगह, मतलब u1 का मतलब एक सिंगल यूनिट नहीं है, क्योंकि सिंगल यूनिट तब होती है जब हम बात कर रहे हैं जैसे ओनली लेंथ, तो लेंथ में सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वही आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स की, तो अब फोर्स में तो m l t-2 सभी आ रहे हैं। तो इसका मतलब u को सिर्फ u नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आपको तीनों लिखने पड़ेंगे m l t। तो क्या करा है, u1 को कंसीडर कर लिया कि u1 जो पूरा एक सिस्टम है, किसका कॉम्बिनेशन है, मास लेंथ और टाइम का, और वो किस में है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम में है। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम की वजह से सभी के सफिक्स में 1 लगा दिया, और इनकी डायमेंशंस भी कुछ हैं, जैसे इसकी 1 ये -2, तो डायमेंशंस को लिख दिया ABC। ठीक है, लेट कर लिया, क्योंकि आप जिसके लिए भी यूज़ करेंगे उसकी डायमेंशंस को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो u1 का मतलब होता है हमेशा फर्स्ट यूनिट सिस्टम, तो उसको आपने लिख दिया m1a l1b t1c। इसी तरह से सेकंड जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसके लिए आपने लिख लिया u2 इज़ इक्वल टू m2a l2b t2c। तो डायमेंशंस तो कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि क्वांटिटी सेम ही है, चेंज ही नहीं होंगी डायमेंशंस। सफिक्सेस इसलिए चेंज हो जा रहे हैं कि ये पहला यूनिट सिस्टम है और ये दूसरा। अब आपने क्या किया, अब यही वाला जो फार्मूला था इसमें पुट कर दिया इसको, तो n1 के बाद में u1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, इसी तरह से n2 के आगे u2 की वैल्यू। अब आपको फाइंड क्या करना होगा, एक्चुअली फाइंड आपको नंबर ही तो करना होता है। जैसे ये पूछा गया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 यानी कि n1 पता है आपको, मीटर यानी कि u1 पता है, सेंटीमीटर यानी कि u2 पता है, लेकिन फाइंड क्या करना है, n2। तो n2 के लिए ही रिलेशन बना लिया। तो इस रिलेशन को, ऊपर वाले स्टेप को अगर आप n2 लेफ़्ट में लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो n1 यहाँ पर रहेगा एज इट इज़, बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपॉन में आ जाएंगी। तो जैसे एक बार मैं समझा दे रही हूँ कि जैसे अगर n2 को लेफ़्ट में लेते हैं तो n1 तो इधर है ही, बाकी क्या बचेगा आपका, ये लिखा था आपने m1 l1 t1, और इन सभी की पावर a b c के अपॉन में क्या आ रहा था, ये m2 l2 t2, और इनकी पावर भी क्या आएगी, a b c। तो इसको ऐसे लिखने की जगह क्या करा, कंबाइन कर दिया, जैसे मास को मास के साथ में लिख दिया, m1 अपॉन m2 की पावर a,
L1/L2 की पावर b और T1/T2 की पावर c। तो ये जो है ये है आपका जनरल रिलेशन, जिसकी हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। ओके, सो N2 इज इक्वल टू N1 एंड मास, लेंथ, टाइम, और ये उनकी डायमेंशंस है। तो अब एक हिंट मैं दे रही हूँ ताकि आपको और बढ़िया सा अच्छा सा समझ में आ जाए कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो है सिस्टम होता है। तो एक बार मैंने आपको बताया था अभी लास्ट टर्न में कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे CGS, MKS, FPS। यहाँ पर CGS और MKS का ही यूज़ होगा। MKS की तो अपनी पहचान है, जो SI है वही MKS होता है। जैसे इसमें लिखा है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, तो जूल आपने सुना है SI में ही यूनिट होती है। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की या एनर्जी की। ओके, तो 1 जूल को किस में बदलना है, अर्ग में बदलना है। तो अर्ग जो है वो वर्क की CGS यूनिट है। बस थोड़ा सा ये पहचान होनी चाहिए, हमेशा अगर एक MKS है दूसरी CGS ही होगी और अदर यूनिट सिस्टम यहाँ यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, तो MKS को तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जो दूसरा होता है वो CGS होता है। तो आपको 1 जूल को अर्ग में बदलना है। पहली बात तो ये आप एक हिंट लिख लिया करिए कि किससे किस में कन्वर्ट करना है। तो आपको MKS को किस में बदलना है, CGS में। ठीक है, दूसरी बात कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि डायमेंशन ABC उसी के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला किसका लिखेंगे, तो जूल का मतलब कौन सी क्वांटिटी है ये, तो ये है वर्क। तो एक बार वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी लिख देते हैं। तो वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स का MLT -2 था, तो वर्क में एक L और आ जाएगा, तो ML2T -2, ये है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये दो चीज़ें सबसे पहले आपने लिखी। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वही जो फार्मूला अभी आपको बताया गया वो लिखेंगे। तो N2 इज इक्वल टू N1, N1 यहाँ दे रखा है 1 जूल, तो 1। अब ये पहली ब्रैकेट में आएगा M1/M2। तो M1, M क्या है यहाँ पर, मास है। मास 1 मतलब पहले सिस्टम में मास किस में था, तो MKS मतलब मास किस में था, किलोग्राम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ कैपिटल M का मतलब मास होता है, यहाँ कैपिटल M का मतलब मीटर है। तो पहले सिस्टम में मास किस में है, किलोग्राम में है, तो M1 की जगह हमने लिख दिया किलोग्राम। अपॉन में M2 आता है, किस में बदलना है, इसमें बदलना है ग्राम में, तो नीचे हमने लिख दिया ग्राम। ठीक है, डायमेंशन कितनी लगानी है, तो M की पावर देखिए 1 है, तो डायमेंशन 1 लगा दी। फिर आया L1, तो देखिए लेंथ किस में थी, मीटर में, तो यहाँ हमने लिखा मीटर। बदलना किस में है, सेंटीमीटर में। पावर कितनी है, तो लेंथ की पावर है 2। ठीक है, टाइम दोनों में सेकंड में ही है, तो डजेंट मैटर, टाइम तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितनी है, -2, तो ये तो हमेशा कैंसिल ही हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसमें क्या करना है आपको, तो देखिए बाकी जो बचा है उसमें सॉल्व करने के लिए किलोग्राम और ग्राम है, तो कैंसिल करने के लिए किलोग्राम को लिख लिया 1000 ग्राम, ताकि जो वर्ड्स आ रहे हैं ना वो कैंसिल हो जाएं। अपॉन में भी ग्राम है, पावर 1 है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा ब्रैकेट लगाएं या नहीं। मीटर, मीटर को लिख लिया 100 सेंटीमीटर। अपॉन में क्या आ रहा, सेंटीमीटर, लेकिन इसकी पावर है और इसकी पावर कितनी है, 2। ठीक है, अब ये ग्राम कैंसिल हो गया, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कितना बचा, यहाँ बचा 1000, और यहाँ पर बचा 100 और उसकी पावर 2 और है, तो 100 की पावर 2 का मतलब 10 की पावर कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो 10 की पावर 4 तो ये है और 3 पावर्स ये और हैं, तो कितना बचा, 10 की पावर 7। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 की पावर 7। किसका आंसर आ रहा है, ये N2 का, 10 की पावर 7, और आगे लिख देंगे अर्ग। तो अर्ग भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अर्ग जो है एक्चुअली यूनिट है, और ये N2 क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो आपका आंसर सिर्फ इतना होगा कि N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। कंप्लीट आंसर ये होगा कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7। तो ये है प्रॉपर मेथड सॉल्व करने का। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है।
उसके बाद यहाँ एक मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज भी लिख दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, सॉल्व करना आ जाए। तो इसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो जितने पॉसिबल हों आप करिएगा। 5 ऑल 5 मैंने लिखे हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो लिखा है डेंसिटी ऑफ मरकरी इज़ दिस। तो एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ कौन सी यूनिट में है। देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि CGS में है, और कन्वर्ट किस में करना है लिखा है फाइंड इट्स वैल्यू इन SI, यानी कि CGS टू MKS वाला कन्वर्जन है ये। और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप बनाएं तो मास अपॉन वॉल्यूम से बनेगा, तो मास m और वॉल्यूम जब न्यूमरेटर में आएगा तो ml-3। टी मत लिखिएगा, टी उस जगह लिखते हैं जहाँ पर लास्ट आंसर लिखना होता है, यहाँ टी लिखेंगे ज़ीरो बना के तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ओके, तो इसमें बस यहाँ पर लिख के आप पुट कर दीजिएगा। ओके, इसी तरह से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, फोर्स अपॉन लेंथ है। डायमेंशंस इसकी बना लीजिएगा। इसमें लिखा है 72 डाइन पर सेंटीमीटर से किस में बदलना है SI, यानी कि वही CGS टू MKS कन्वर्जन है। तो इसी तरह से बाकी भी अप टू 5 आपको करने हैं, यही आपका होमवर्क भी है। ओके, थैंक यू।